हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अनुसार हमारे भारत में जो सरकार है उसके गठन एवं कार्य, पंचायती राज तथा जिला से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ अर्जित करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करने जा रहे हैं राजनीति के ये टॉपिक। और हाँ, इतिहास का मैटर काफ़ी बड़ा होता है, तो खुशी की बात यह है कि वो हमने कवर कर लिया है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, वो दोस्त, वो साथी, वो स्टूडेंट्स अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने जो शुरू में कहा था उसी के मुताबिक 150 में से 120 नंबर का जो मैटर मैंने करवाने का बोला था वो आराम से करवा दूंगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है, आराम से बस पढ़ते जाओ। साथियों, सबसे पहले तो हम सरकार की परिभाषा के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य का वह अंग, राज्य का वह अंग जो राज्य के अमूर्त रूप को, राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप देता है, उसे क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। अमूर्त रूप को मूर्त रूप देना क्या कहलाता है? सरकार। भारतीय संविधान में इसका संसदीय स्वरूप अपनाया गया है। सरकार के अंग 3 होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में, इसमें कानूनों को लागू करने का कार्य किया जाता है। कार्यपालिका में इसमें कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और अनेक सरकारी कर्मचारी आते हैं। दोस्तों, इसमें कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है। एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री। इसी क्रम में व्यवस्थापिका ये 69 से लेकर 123 अनुच्छेद हैं, उसमें वर्णन किया गया व्यवस्थापिका के बारे में। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का समूह है जो जनता की इच्छा को कानूनी रूप प्रदान करने और संविधान में संशोधन करने का प्रावधान करता है, वही व्यवस्थापिका कहलाती है। हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हम डायरेक्ट संसद में जाकर नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके आगे हम यहाँ की जो भी समस्या है, हमारे क्षेत्र की, हमारे खुद की जो भी है, वो उनके आगे मांग करेंगे। वो जाकर संसद में कहेंगे तो उनके कहने के बाद में संसद विचार विमर्श करके कानून बनाएगी। तो हमारी जो मांगे हैं उनको संसद में पहुंचाना किसका काम है? प्रतिनिधियों का। और उस जनता की इच्छा को कानूनी रूप प्रदान करने का काम है इस व्यवस्थापिका का है। कार्य असली अमली जामा उसे पहनाने का काम है कौन करेगी? कार्यपालिका। लेकिन कानून बनाने से संबंधित यानी कानूनी रूप कौन प्रदान करेगी? व्यवस्थापिका। केंद्र में कानून बनाने का काम संसद करती है, जबकि राज्य में कानून बनाने का काम है विधानमंडल। उस राज्य का विधानमंडल काम करता है। तीसरा अंग है न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में इसका वर्णन है। एक होता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं जिनको। अनुच्छेद 148 से 151 के बीच इसका वर्णन है, लेकिन ये न्यायपालिका के अंदर ही आ जाते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए न्यायपालिका का काम क्या है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की
न्यायिक रक्षा एवं समीक्षा करने का कार्य न्यायपालिका करती है। व्यवस्थापिका ने कानून बना दिए और उन कानूनों के आधार पर काम कौन करेगी? कार्यपालिका। और उनकी रक्षा यानी उन जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की रक्षा एवं समीक्षा करने का काम ये न्यायपालिका करेगी। इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। क्यों? ताकि इसको बनाने वाले वो कहीं दखलंदाजी नहीं कर दें, अर्थात यह एक स्वतंत्र निकाय है। बहुत बार पूछा गया है कि न्यायपालिका कैसा निकाय है? एक स्वतंत्र निकाय है। यह कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संवैधानिक मर्यादा में रहने की को बाध्य करती है। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसकी फुल फॉर्म है, जिसका हिंदी अर्थ होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 148 से 151 के बीच देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली यानी वित्त से संबंधित पूरा का पूरा मामला, संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित व लेखाबद्ध करने वाला पदाधिकारी CAG होता है। इसे वित्त का सर्वोच्च संरक्षक भी कहते हैं, धन का प्रहरी भी कहते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की। कार्यकाल इसका 6 वर्ष का है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भारत के प्रथम CAG नरहरि राव थे। नेहरू जी ने CAG के बारे में कहा था कि CAG को लोकलेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक होना चाहिए, रखवाला या जासूसी कुत्ता नहीं। CAG को क्या होना चाहिए? लोकलेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक, जासूसी कुत्ता नहीं होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था CAG के बारे में। सरकार का चौथा स्तंभ, 3 अंग हम पहले पढ़ चुके हैं। आजकल मीडिया का खूब प्रचलन है, तो सरकार का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है, जिसका कार्य सरकार के तीनों अंगों को अपनी सीमा में बनाए रखने तथा जनता व राज्य की इच्छा को संसद तक पहुंचाने का है। किसका काम है? चौथा स्तंभ अर्थात मीडिया। मीडिया जानते हैं ना, पत्रकार वगैरह वगैरह। संसद, सबसे पहले संसद के बारे में पढ़ते हैं। संसद के अंग 2 नहीं 3 मान लेते हैं। संसद के अंग 3 क्यों मान लेते हैं? कि राज्यसभा लोकसभा 2 तो सदन है, राष्ट्रपति भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो संसद के अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 तो अंग, जबकि सदन 2, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। हमसे ज़्यादातर ये पूछते हैं कि संसद के सदन कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा एक उच्च सदन है। इसके सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। स्थायी सदन है, इसे द्वितीय सदन भी बोलते हैं। स्थायी क्यों है? क्योंकि 6 वर्ष के बाद एक व्यक्ति का कार्यकाल है, एक सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष का। 6 वर्ष के बाद अगर एक व्यक्ति आता है तो दूसरा चला जाता है, वहाँ निर्वाचित हो जाएगा। ये प्रक्रिया तो होगी, लेकिन ये 6 वर्ष के बाद आना और जाना, ये प्रक्रिया हर 2 वर्ष में होती है। हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का आना जाना होता है, यानी 1/3 सदस्य आते हैं, 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है और 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। तो बीच में 2/3 सदस्य वहाँ स्थायी रहेंगे। इस प्रकार ये कभी विघटित नहीं होता है, हमेशा स्थायी बना रहता है। द्वितीय सदन
बोलते हैं इसे प्रथम सदन जनता का लोकसभा है। इसमें इसे वरिष्ठ सदन भी बोलते हैं, विद्वानों का सदन भी बोलते हैं। इसमें सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 हैं। यहाँ पहले आता था 252 सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ये हमें याद नहीं रखना है, हमें ये याद रखना 245 सदस्य हैं। इनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित नहीं सॉरी मनोनीत होते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रथम सदन लोकसभा, जिसे निम्न सदन भी बोलते हैं, नीचे का सदन वो उच्च सदन है। ये अस्थायी है क्योंकि हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगती है, तो 5 वर्ष यहाँ पूरे हो गए, फिर यहाँ चुनाव हुए और फिर नए सिरे से आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये बीच का समय ये खाली हो गया, सारे के सारे एक बार हट जाएंगे, फिर सारे के सारे नए सिरे से आएंगे। तो ये बीच का एक गैप हो गया, ये बीच में 2 भाग हो गए। तो इसका मतलब है ये स्थायी नहीं है, ये बीच में टुकड़ा होना अस्थायी होने का मतलब करता है। तो राज्यसभा उसमें इस प्रकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 1/3 सदस्य जाते हैं और 1/3 सदस्य नए आते हैं। बीच में जो खालीपन आया है, यहाँ 2/3 सदस्य मौजूद रहते हैं राज्यसभा में, इसलिए वो हमेशा भरा रहता है, खाली नहीं होता है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। यह प्रथम सदन है, अस्थायी सदन है, लोगों का सदन है, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा प्रतिनिधि को भेजा जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय है, 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य हैं। मैंने पीछे 252 बोला था, वो 250 है। एक बार पुनः रिवाइज करना उसको। 545 सदस्य, जिनमें से 543 तो निर्वाचित होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। 126वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान हटा दिया गया। पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय, एंग्लो अंग्रेज भारत पर राज करते थे उस समय की ये परिपाटी चलाई हुई थी कि एंग्लो अर्थात इंग्लिश, इंडियन अर्थात भारतीय, अंग्रेज भारतीय का मिश्रण, उस समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। अब भारतीयों ने सोचा कि ये इंग्लिश वाला मैट्रिक खत्म कर देते हैं, हम सारे भारतीय हैं, एंग्लो इंडियन क्यों बोलें। तो एंग्लो इंडियन नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय अनुसूचित क्षेत्र बना दिया उनको। तो ये 126वें संशोधन के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति की तुलना की जाती है ब्रिटिश के राजा से, यानी ब्रिटेन के राजा से, और उपराष्ट्रपति की तुलना किससे जाती, कहाँ से लिया गया ये कॉन्सेप्ट उपराष्ट्रपति वाला? अमेरिका से लिया गया है। और इसका मुख्य कार्य राज्यसभा का सभापतित्व करना, उपराष्ट्रपति है, इसका सिर्फ और सिर्फ जो राज्यसभा होती है उसका सभापतित्व करना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। या विदेशों की यात्रा करना, या फिर राष्ट्रपति न हों तो वो कुर्सी संभालना एक बार, लेकिन ऐसी नौबत बहुत कम आती है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद संबंधित अनुच्छेद 74 से 78। अनुच्छेद 76, इसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों। भारतीय संविधान के महान्यायवादी, जिन्हें अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद 76 है। इसमें भारत का प्रथम विधि अधिकारी ये अटॉर्नी जनरल होता है। महान्यायवादी आखिर होता क्या है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, सरकार का मुख्य कानूनी परामर्शदाता होता है,
संसद के किसी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन 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 बोल सकते हैं और मत नहीं दे सकते। मत देने का अधिकार इनको नहीं है। ये सरकार की तरफ से होते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से अगर कोई बातचीत करनी है, कोई केस मुकदमा लड़ना है, तो ये हमेशा सरकार के पक्ष में बोलेंगे, यानी ये प्रधानमंत्री के परामर्शदाता, कानूनी सलाहकार और सरकार के आदमी होते हैं। इनको मत देने का अधिकार नहीं है, बाकी सारे के सारे काम ये करते हैं। भारतीय न्यायपालिका की संरचना अवरोही क्रम में सबसे ऊपर होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय, फिर जिलों में जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय भी बोलते हैं और सत्र न्यायालय भी बोलते हैं। उनके नीचे तहसीलों में जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय या मुंसिफ न्यायालय भी बोलते हैं, और फिर गाँव में ग्राम न्यायालय। यानी सबसे पहले आरोही क्रम में चलें तो ग्राम न्यायालय, फिर मुंसिफ न्यायालय, फिर सत्र न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और अंत में सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही किस भाषा में होती है? ये अंग्रेजी में होती है। राज्य सरकार है, भारत सरकार के बाद राज्य सरकार की तरफ आते हैं। ये भाग 6 में वर्णन मिलता है। 152 से 237 अनुच्छेद हैं, उनमें राज्य सरकार से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। इसमें भी वही 3 अंग, कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल और उच्च जिला न्यायालय। उसमें थे ना कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सेम वही है, थोड़े नाम चेंज कर दिए। कार्यपालिका यहाँ राज्य विधानमंडल व्यवस्थापिका की जगह, और उसमें न्यायपालिका था उसकी जगह यहाँ न्यायालय कर दिया, उच्च न्यायालय, तो है वही। अनुच्छेद 152 से 67 तक कार्यपालिका है, और विधानमंडल है 168 से 213 तक। उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या न्यायालय से संबंधित है 214 से लेकर 237 तक। सबसे पहले हम राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ते हैं। भारत में 2 प्रकार का राज्य विधानमंडल पाया जाता है, एक सदनीय और द्विसदनीय। एक सदनीय विधानमंडल होता है, उसमें विधानसभा होती है, जैसे हमारे राजस्थान है, इसमें एक सदन है, उसे विधानसभा कहते हैं। 6 भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो वो द्विसदनीय विधानमंडल हो गया। द्विसदनीय विधानमंडल है जिसमें एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद। विधान परिषद है जिसे राज्यों का उच्च सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। वर्तमान में यह 6 राज्यों में है। मैंने एक ट्रिक बनाई है, अच्छी लगे तो याद कर लेना। वैसे आपने जो कुछ बना रखा है पहले तो वो याद रख लेना, वरना ये ट्रिक ठीक है, मेरे को तो ठीक लगती है, याद रह जाएगी। अंधा महातेल, देखिए ध्यान से, अंधा महातेल यूपी बिहार कन विधान परिषद से संबंधित अंधा महातेल है, वो किसके पास है? किं कन है? यूपी बिहार कन है। अंधा महातेल किं कन है? यूपी बिहार कन। ऐसे याद कर लो, अंधा महातेल यूपी बिहार कन। अंधा से आंध्र प्रदेश, महा से ये महा से महाराष्ट्र, तेल से तेलंगाना, यूपी से उत्तर प्रदेश, बिहार से बिहार और कन्न कर्नाटक हो गए। राजस्थान विधानसभा में सदस्य संख्याएं चेंज होती गई हैं, तो वो किस प्रकार चेंज हुई? सबसे पहले विधानसभा थी जिसमें 1952 में चुनाव हुए थे, तब सीटों की संख्या 160 थी। राजस्थान विधानसभा के पहले चुनाव 1952 में हुए, उसमें सीटों की संख्या 152 थी। दूसरी विधानसभा के चुनाव 1957 में हुए, तब सीटों की संख्या 176, अर्थात 176
एमएलए चुनकर गए थे। चौथी विधानसभा, तीसरी छोड़ दिए यहाँ, चौथी 1967 में चुनाव हुए, तब 184 सीटों की संख्या निर्धारित की गई। और छठी जो 1977 में चुनाव हुए, उसमें सीटों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई, जो वर्तमान तक लगातार रूप से जारी है। आज भी 200 सीटें हैं विधानसभा में। वर्तमान राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे, वो कौन से क्रम के थे? 16वीं विधानसभा के। इसमें महिलाएं, कुल महिलाएं 20, जिनमें से 7 SC की और 2 ST की। कुल कितने महिलाएं? 20, जिनमें से 7 SC की और 2 ST की। और एक उपचुनाव बाद में और हुआ था दोस्तों, उसमें एक महिला और आई थी। तो ये जो चुनाव हुए थे उस समय की बात है। 20 महिलाएं चुनकर आई थी 200 में से। राज्य का महाधिवक्ता, जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी थे, यहाँ महाधिवक्ता, जिसे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं या एडवोकेट जनरल कहते हैं, यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि का मतलब कानूनी अधिकारी, इसे कानूनी सलाहकार कहते हैं। राज्य में वही स्थान है जो केंद्र में महान्यायवादी का था। वही 6 साल का कार्यकाल है इसका। महान्यायवादी का भी 6 साल का कार्यकाल होता था, इसका भी 6 साल का कार्यकाल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और यह भी केंद्र में प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन होता था? महान्यायवादी। यहाँ मुख्यमंत्री का सलाहकार कौन है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य में कहते हैं, महान्यायवादी केंद्र में कहते हैं। ध्यान रखना, इतना फर्क है इसमें। पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, यहाँ से बुरी बुरी प्रश्न आते हैं, बहुत अधिक प्रश्न आते हैं, और ये हम शुरू से लेकर पढ़ते आ रहे हैं। अब भी हमारे पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? इसका अर्थ होता है शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें स्थानीय नागरिकों को अपनी स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए समय की व्यवस्था करने का अधिकार दिया जाता है, वह स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन के स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं, पता है ना हमें। एक तो शीर्ष स्तर, एक मध्य स्तर, एक निम्न स्तर। शीर्ष पर जिला परिषद, और मध्य स्तर में पंचायत समिति जो उपखंड का स्तर है, और नीचे नीचे निम्न स्तर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तर हैं। 11वीं अनुसूची में क्या किया गया? पहले 10, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, फिर 9, 10 और बनी। 11वीं अनुसूची आते आते 73वां संविधान संशोधन करके 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज को समर्पित कर दी गई। तो 11वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है पंचायती राज का। इसमें 29 विषय हैं और यह एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो फिर 12वीं अनुसूची, ये किससे संबंधित है? नगरीय स्थानीय स्वशासन। ये तो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है और ये नगरों से संबंधित 12वीं अनुसूची। इसको पंचायती राज बोलते हैं और इसे नगरीय स्वशासन बोलते हैं। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम ये इसमें आते हैं, और ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद ये पंचायती राज में आते हैं। 74वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। 18 विषय हैं, उसमें कितने थे? 29, इसमें 18 विषय। यह भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जिला प्रशासन, जिला किसे कहते हैं? सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है हमारे दिमाग में। तो सामान्यतः जिला प्रशासन के अंतर्गत 10 लाख की जनसंख्या, कितने लाख की? 10 लाख की जनसंख्या और लगभग 4000 वर्ग मील का औसत क्षेत्र आता है। ये निर्धारित किया गया। वैसे जिले इनसे बहुत बड़े बड़े हैं, जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा। तो ये क्यों बताया गया है? क्योंकि पिछले हमारे गहलोत सरकार थी पीछे, उन्होंने बहुत से ज़िले बनाए थे।
तब ये प्रश्न दिमाग में आता है कि आखिर जिला किसको बनाया जाए, तो कहीं कोई छोटा तो नहीं रह जाए क्षेत्र। तो 4000 वर्ग मील का औसत क्षेत्र होना चाहिए और 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। ये मापदंड निर्धारित किया हुआ है जिला बनाने के लिए। जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है, जिसे जिलाधीश भी कहते हैं, जिला अधिकारी भी कहते हैं, जिला दंडनायक यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम भी कहते हैं, उपायुक्त, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य ज्ञ अधिकारी आदि अनेक नामों से जिला कलेक्टर को जाना जाता है। यह आईएएस परीक्षा या आरएएस परीक्षा देकर उसके माध्यम से चुने जाते हैं। पहले तो सिर्फ आईएएस परीक्षा वाले ही कलेक्टर बनते थे, लेकिन 2009 के बाद कई परिस्थितियों में आरएएस भी कलेक्टर के पद तक पहुंच जाते हैं। ये नियम बनाया है। उपखंड, जिला के बाद में उपखंड। जिले का राजस्व एकत्रित करने की दृष्टि से जिलों को जिन इकाइयों में बांटा गया है उन्हें उपखंड कहा जाता है। ये इकाइयाँ कितने? लगभग 1 या 2 तहसीलों को मिलाकर इकाइयाँ बनाई गई हैं जो जिले से नीचे के स्तर पर आती हैं। यानी जिले का राजस्व एकत्रित करने की दृष्टि से जिलों को जिन इकाइयों में, ये इकाइयाँ कौन सी? 1 या 2 तहसीलों को मिलाकर बांटा गया, उन्हें उपखंड कहा जाता है। उपखंड का मुखिया उपखंड अधिकारी यह किस प्रकार बनता है? या तो तहसीलदार से पदोन्नत होकर बनता है या फिर आरएएस परीक्षा पास करके उपखंड अधिकारी बनता है। तहसील, उपखंड के बाद तहसील। जिला प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने व उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन के लिए उसे तहसीलों में विभाजित किया गया है। इसका सर्वोच्च राजस्व प्रशासन अधिकारी तहसीलदार होता है। तहसील का सर्वेसर्वा कौन होता है? तहसीलदार। इनके चयन के लिए 2/3 पद आरएएस परीक्षा से, जबकि 1/3 पद नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षकों में से चयनित किए जाते हैं। ये ध्यान रखना थोड़ा। तहसीलदार कौन बनते हैं? 2/3 मतलब अगर 6 तहसीलदार हैं, 8 6 का 2/3 कितना हो गया? 6 गुणा 2/3, तो 3 का इसमें भाग लगा दो, 3 दूआ 6, 2 दूआ 4, यानी 4 सदस्य। 6 में से 4 सदस्य आरएएस परीक्षा से आएंगे, तो शेष बच गए 2। ये 2 सदस्य या तो नायब तहसीलदार को तहसीलदार बनाकर या फिर राजस्व निरीक्षक होते हैं उनको तहसीलदार बनाकर, इस प्रकार इनकी पूर्ति की जाती है, इनका चयन किया जाता है। उप तहसील, तहसील के बाद आती है उप तहसील। 20 पटवार सर्किल पर, कितने? 20 पटवार सर्किल पर एक उप तहसील बनाई गई है, जिसका सर्वोच्च अधिकारी नायब तहसीलदार होता है। अभी आया था ना पीछे नायब तहसीलदार, ये उप तहसील का मुख्य होता है, जो तहसीलदार के निर्देशन में कार्य करते हुए तहसीलदार की सहायता करता है। उप तहसील का मुखिया नायब तहसीलदार और तहसील का मुखिया तहसीलदार। कानूनगो, जिसे गिरदावर भी कहते हैं, यह सामान्यतः 7-8 पटवार क्षेत्रों पर एक कानूनगो या गिरदावर की नियुक्ति की जाती है। यह तहसील मुख्यालय पर ही होता है। यह तहसीलदार के निर्देशन में ही अपने समस्त कार्य करता है। किसके निर्देशन में? तहसीलदार के। पटवारी सबसे नीचे। जिले की भू राजस्व व्यवस्था, कलेक्टर का नाम आते ही भू राजस्व ये राजस्व विभाग आता है, तो ये भू राजस्व व्यवस्था का सबसे छोटा अधिकारी होता है। कौन? पटवारी। इसकी नियुक्ति व चयन राजस्व मंडल करता है। एक तहसील में 20-30 यानी 20 से लेकर 30 पटवार क्षेत्र होते हैं।
जबकि एक पटवार क्षेत्र ग्राम पंचायत स्तर पर गठित किया जाता है। हमारी होते हैं ना ग्राम पंचायत स्तर, तो उस पर एक पटवार क्षेत्र हो गया। और तहसील में लगभग 20 से 30 पटवार क्षेत्र आते हैं। राजस्थान में पटवारियों की ट्रेनिंग कहाँ होती है? एक तो स्कूल है टोंक में, एक देवखेड़ा जो अलवर में है, कोटा, देवारी जो उदयपुर में है, जोधपुर, गजसिंहपुर जो गंगानगर में है। यहाँ पटवारियों के प्रशिक्षण के लिए स्कूलें हैं। पटवारी के कार्य क्या होते हैं थोड़ा ये भी देख लेते हैं। भूराजस्व संग्रहण करना, भूराजस्व संग्रहण करना, गिरदावरी करना। गिरदावरी हम खेत में जो भी फसल बोते हैं उस फसल को देख कर दर्ज करना कि इस खेत में ये फसल बोई गई है, वो गिरदावरी है। रिपोर्ट तैयार करना और भू अभिलेखों का संधारण करना, निरूपण करना। भू सुधार या भूमि सुधार, भू नामांतरण खोलना, राजस्व अभियानों का संचालन करना, जैसे न्याय आपके द्वार, ये होते हैं ना। लगभग 12 महीने से हमारे कैंप लगते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, तो वो समझ लो या अन्य अभियान कई बार सरकार चलाती है। तो राजस्व से संबंधित अभियान होते हैं, उनका संचालन पटवारी करते हैं। यहाँ गिरदावरी का काम कानून को भी करता है। गिरदावर कानून को होता है, उसको बोलते हैं, लेकिन वो पटवारी की सहायता से गिरदावरी करता है। तो गिरदावरी में प्राथमिक आंकड़े कानून को कौन देता है? पटवारी ही देता है। इस प्रकार दोस्तों मुख्य बिंदुओं के बारे में मोटा मोटी हमने समझने का प्रयास किया है। यहाँ से करीब प्रश्न इन्हीं में से कवर होंगे। और भी कोई रह गया है तो वो हमारी जो महत्वपूर्ण शब्दावली वाली रूपरेखा है, प्रयोग है, उसके द्वारा हम कोई छूट गया टॉपिक तो उसको पूरा करेंगे। ये इकाई भी हमारी पूरी हो जाएगी तब। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर करना प्लीज़। अच्छा, नमस्कार।